Good morning, students. So let us begin our IP class. So in the previous class, what we have seen is we already saw the different types of tokens which are there in Python, and I gave you this particular screenshot to you. There are some checkpoints, there are some questions which were given, and you were told that you have to find the answers for that. You don't need to write the answers, but you only need to know what answers will be coming in this in these questions. All right, so this was given to you. Now we are moving towards our next topic, which is bare bones of a Python program. ओके, सो बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम. बेयर बोन्स मतलब क्या? बेयर बोन्स मतलब कि किसी भी पाइथन प्रोग्राम का जो मेन बेस होता है उसको कह सकते हो आप बेयर बोन्स, है ना. तो मतलब कि मेन जो उसका ढांचा है ना, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, अब हम वो देखते हैं. वो अभी इसलिए क्योंकि हमको बेसिक चीज़ें पता चल गई कि जो इंडिविजुअल यूनिट होती है पाइथन की प्रोग्राम की, उसको टोकन्स बोलते हैं. टोकन्स जनरली अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अब यहाँ पर अब हमको वो बेसिक पता हो चुका है. अब यहाँ पर और थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ें अब हमको पता चलेंगी कि और क्या क्या इसके अंदर होती हैं. आप लोग ने ये बुक में देखा होगा, यहाँ पर ये ऐसे कुछ ये QR स्कैनर्स दिखते हैं आपको, ठीक है. ये आपने देखा होगा, ये जो QR स्कैनर्स हैं इनका मेन पर्पस क्या है आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ. यहाँ पर ये QR कोड्स क्या करते हैं, ये एक सीपो करके ऐप है, SIPO. आप जैसे ही उस सीपो ऐप को इंस्टॉल करोगे और उस ऐप में इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम से रिलेटेड, है ना. तो आप लोग वो सीपो SIPO ऐप इंस्टॉल करके देखना और उसमें ये QRs को स्कैन करना, तो आप लोगों को वहाँ पर ये टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पर आपको शॉर्ट में ये टॉपिक समझाया जा सके, ऐसे कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सी जगह पर आपको इस बुक में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं. Let us take our decision further. Now we are going to talk about the basic structure of a Python program. What all it can contain, है ना. अब क्या क्या चीज़ें वो कंटेन कर सकता है, वो सारी चीज़ें अब अपन देखने वाले हैं. बिफोर वी प्रोसीड, हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सैम्पल कोड. आपको नीचे एक सैम्पल कोड दिया हुआ है, आपको उस कोड को बस देखना है. उसकी कोडिंग क्या है क्या नहीं है वो बात की बात, अभी सिर्फ वो कोड को देखना है और वो कोड में क्या क्या चीज़ें हैं, उस कोड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप्स के अलग अलग तरीके के टाइप्स यूज़ किए गए हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है. तो चलिए ये कोड को हम थोड़ा सा देखते हैं. ये देखिए यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है. सबसे पहली लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है. ये दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन CU फंक्शन फॉलोज. फिर उसके बाद ये कुछ कोडिंग लिखी हुई है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो ऊपर के कोड्स थे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल आगे यूज़ किया हुआ है. उस कोड को स्टार्ट करने से पहले उस सिंबल को बोला जाता है इस तरीके का, ये होता है हैश का सिंबल, ठीक है. तो एक हैश का सिंबल वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है और उस हैश के सिंबल का यूज़ करके वो एक स्पेशल टाइप का कैटेगरी होता है, जो एक टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पर, जो एक टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर फॉर्म किए जा सकते हैं, उसका एक टाइप है. उसको बोला जाता है कमेंट्स, ठीक है. अब जब दिख गया है तो इसलिए मैंने नाम भी बता दिया, इसको बोलते हैं कमेंट्स. आप लोगों को इस प्रोग्राम में अलग अलग तरह के कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैंने उनको मार्क कर दिया. हैश लगाकर जो कोड स्टार्ट होता है उनको बोलते हैं कमेंट्स. कमेंट्स क्या होता है अभी कुछ देर में हमको पता चल जाएगा. अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये आपको दिख रहा होगा एक ये पिंक कलर का बॉक्स बनाया हुआ है. अब ये पिंक कलर के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है DEF इन द सेंस डेफिनेशन, है ना. DEF का मतलब हुआ डेफिनेशन. CU फंक्शन, एक CU नाम का फंक्शन बनाया हुआ है. ये CU फंक्शन है. ये मुझे कैसे पता चला कि ये फंक्शन है, तो ये जब कभी ऐसे पैरेंथेसिस किसी के आगे लगा दिए जाएं
तो वो फंक्शन कहलाता है ना। तो यहाँ पर cu के इधर देखो बाद में यहाँ पर ये एक साइन लगा हुआ है, ये फंक्शन का साइन होता है, उससे पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ हमको नाम देखना है। फिर नीचे यहाँ पर कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3, फिर if b इज ग्रेटर देन इतना तो प्रिंट ये वैल्यू, नहीं तो एल्स में ये वैल्यू प्रिंट करो। तो ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कहना ये है कि ये जो एक पूरा कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है तो ये हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखे कमेंट्स, फंक्शन, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, ब्लॉक्स, ये सारे जो है नाम लिखे ना यहाँ पर, ये स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन, एक्सप्रेशन, फंक्शन, कमेंट्स, ये फंक्शन, उसके बाद ये ब्लॉक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज़ करके एक पाइथन का प्रोग्राम ये आपको लिखकर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये इन्होंने उसको शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। एज यू कैन सी दैट द अबाव सैम्पल प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक एक्सप्रेशंस, कमेंट्स, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। मतलब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये एक पूरा प्रोग्राम, एक पाइथन का एक सैम्पल प्रोग्राम इन्होंने हमको बनाकर बताया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, मेन बात तो ये है कि ये जितनी भी लाइंस ऑफ कोड्स लिखी हुई हैं ये कहीं ना कहीं किन से बनी हुई हैं, इनके कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होंगी। मतलब ये कहीं ना कहीं किन से बनी हुई है, तो ये है कहीं ना कहीं, क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ये सारे के सारे कुछ ना कुछ कैटेगरी के टोकन्स है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ a इज इक्वल्स टू 15, तो a एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू एक पंक्चुएटर है, ठीक है, 15 एक लिटरल है। तो इन तीन से मिलकर बना एक स्टेटमेंट, ठीक। फिर नीचे ये इसकी बात करूँ, इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 5, तो इफ़ क्या है, इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है। b एक यहाँ पर जो इन्होंने एक आइडेंटिफायर यूज़ किया था वो b है। ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर मतलब क्या है, ये एक ऑपरेटर है, और 5 मतलब क्या है, तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब वो एक नंबर है। फिक्स्ड वैल्यू है मतलब वो क्या है, वो एक लिटरल है, मतलब एक कांस्टेंट है ना। उसके बाद एक कोलन का साइन लगा हुआ है, तो वो जो कोलन का साइन है वो क्या हो गया, वो कोलन का साइन भी कहीं ना कहीं एक पंक्चुएटर ही है। यहाँ पर कोलन का साइन का एक स्पेशल मतलब होता है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर हर एक कोलन को ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहली चीज़, हमको एक चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, क्या कि यहाँ पर पाइथन का जो प्रोग्राम होता है, पाइथन का प्रोग्राम टोकन से बनता है और मल्टीपल टोकन्स के कॉम्बिनेशन से कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं पाइथन प्रोग्राम के। एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वो कमेंट्स हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकते हैं, वो कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ इंडेंटेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके कॉम्बिनेशन से, किनके टोकन्स के कॉम्बिनेशन से ही ये अलग अलग कंपोनेंट्स एक पाइथन प्रोग्राम के बने हुए हैं। ऑलराइट, अब हम पहले कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पहले कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज एक्सप्रेशंस। नाउ लेट अस सी व्हाट एक्सप्रेशन इज. So let us see the definition. An expression is any legal combination of symbols that represent a value. Expression क्या होते हैं, किन्हीं भी symbols का legal combination जिनका यूज़ करके वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, है ना। जहाँ पर कुछ वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी एक वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन, सिंबल्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अगर आप एक लाइन ऑफ कोड लिखोगे जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, वो एक एक्सप्रेशन है। अगली लाइन, एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स समथिंग। सबसे मेन बात, एक्सप्रेशन कुछ को रिप्रेजेंट करता है। अब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। पाइथन में कुछ भी वो उसको इवेल्युएट करे या कुछ भी करे, अल्टीमेटली उसके पास क्या चीज़ आनी चाहिए,
अल्टीमेटली उसके पास एक वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको अब ऊपर कोड की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारा कोड रहा। यहाँ पर आप लोग बता सकते हो अब कि कहाँ कहाँ पर कोई वैल्यू जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये a इज इक्वल्स टू 15, 15 एक वैल्यू है, वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। b इज ये एक एक्सप्रेशन है, b इज इक्वल्स टू a माइनस 10। यहाँ पर भी क्या हुआ, b की वैल्यू a माइनस 10, a की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 15, 15 माइनस 10 5, b इज इक्वल्स टू 5। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, एक वैल्यू इवेल्युएट करा मैंने। जब इस इक्वेशन को, इस सेंटेंस को जब मैंने इवेल्युएट किया तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला, एक वैल्यू मिली। जब मुझे एक वैल्यू मिली तो ये किस कैटेगरी का कंपोनेंट हो गया, सो दिस विल बी अ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है a+3। तो जो a+3 है वो भी एक एक्सप्रेशन है ना। मैं पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं इस पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, a+3। तो ये जो a+3 है अल्टीमेटली ये भी एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। a की वैल्यू 15, 15 + 3 इज व्हाट, 15 + 3 इज 18। सो 18 इज व्हाट, 18 इज अ वैल्यू, इट इज इवेल्युएटेड टू अ वैल्यू। जब कभी कोई चीज़ वैल्यू पे इवेल्युएट होकर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एक्सप्रेशंस। तो ये हमको पता होना चाहिए। b इज ग्रेटर देन 5, अब b की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर जब हम इसको एवेल्युएट करेंगे तो b की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, उसका ग्रेटर देन 5 चेक करेंगे तो उसका भी तो कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 लिखे हुए हैं, ये चारों के चारों जो येलो कलर के बॉक्स में है, 15, a-10, a+3, मैं इसको मिटा देता हूँ, a+3, b इज़ ग्रेटर देन 5। ये आप देख सकते हो चारों के चारों एक येलो कलर के बॉक्स में इनको एनक्लोज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं। इन्होंने इसको एक अलग बॉक्स में रिप्रेजेंट करके बताया है। तो ये क्या हुए, ये एक्सप्रेशंस हुए। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या, एक्सप्रेशन इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स का लीगल कॉम्बिनेशन है और इन सिंबल्स के लीगल कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट हो रही है, तो इसके लीगल कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू जनरेट हो रही है। तो ये एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर इन्होंने नीचे फिर वही चीज़ बता दी कि ऊपर जो आपने कोड लिखा है उसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, नहीं, ये यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर 15 वो एक एक्सप्रेशन है, 2.9 ये भी एक वैल्यू है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। a+5, a की कुछ वैल्यू होगी, उसमें 5 जुड़ेगा, इवेल्युएट करोगे तो एक वैल्यू आएगी। 3 + 5 डिवाइड बाय 4, 3 + 5 का टोटल करोगे तो 8 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो यू गॉट व्हाट, यू गॉट अ वैल्यू। तो यहाँ पर ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे इज रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस। ऊपर के कोड में देखें तो ऊपर के कोड में कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, तो ऊपर के कोड में जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं, एक मिनट, अरे यार, वो है ये 15, a-10, a+3, b इज ग्रेटर देन 5, जिनके बारे में हमने अभी ही ऊपर डिस्कस किया। तो एक्सप्रेशन अगर कोई पूछे तो हम बता पाएंगे एक्सप्रेशन मतलब क्या। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लीगल कॉम्बिनेशन सिंबल्स का जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। या तो डायरेक्टली वैल्यू हो, वेल एंड गुड, अगर डायरेक्टली वैल्यू ना हो तो उसको इवेल्युएट करेंगे तो एक वैल्यू उसने रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारी लिस्ट में है वो नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टेटमेंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो व्हाइल एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, है ना। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, है ना। एक्सप्रेशन किसी चीज़ को, कुछ को रिप्रेजेंट करता था, वैल्यू थी वो तो सीधी सी बात, इवेल्युएट करके वैल्यू आती थी। तो एक्सप्रेशन क्या करता था, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। पर स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट कुछ करता है। देखो अंतर समझना आप, दोनों में डिफरेंस है। एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग एंड स्टेटमेंट डज समथिंग। एक रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ को और एक कुछ कर रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है। स्टेटमेंट
डज समथिंग वाइल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स समथिंग, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट की कैटेगरी में कौन से सेंटेंसेस या कौन सा एक पूरा सेंटेंस आएगा, तो स्टेटमेंट की कैटेगरी में वो आएंगे जो कुछ एक्शन कर रहे हैं, दैट सम एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा होगा, जहाँ पर कुछ समथिंग विल बी हैपनिंग एट समवेयर, तो उसको आप बोलोगे कि वो स्टेटमेंट है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर इतना क्लियर नहीं हुआ है तो प्रिंट हेलो फंक्शन, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रिंट हेलो फंक्शन, तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस आपने, ये जो पूरी लाइन लिखी है, ये एक स्टेटमेंट है, बिकॉज देर इज सम एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, है ना। यहाँ पर वैल्यू तो इवेल्युएट नहीं हो रही, वैल्यू इवेल्युएट नहीं हो रही है कहीं पर भी, मतलब ये एक एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो जिससे कि कुछ टेक प्लेस कर रहा है, कुछ एक्शन उससे हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे कि ये एक स्टेटमेंट है। अंदर समझना, स्टेटमेंट डज समथिंग वाइल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, है ना, दोनों में डिफरेंस है। एक्सप्रेशन कुछ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट कुछ करता है, इट जनरली डज समथिंग, इट जनरली टेक्स प्लेस वेयर सम एक्शन इज डन, है ना। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक। अब अगर हम उस कोड की बात करें, वापस से हम अगर उस कोड की तरफ जाएं और चेक करें कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, तो चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है, एक मिनट, a इज इक्वल्स टू 15, अब a इज इक्वल्स टू 15 कुछ हुआ, यहाँ पर सम एक्शन टुक प्लेस, है ना, तो कुछ एक्शन हुआ, मतलब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। b इज इक्वल्स टू a माइनस 10, यहाँ पर भी सम एक्शन टुक प्लेस, है ना, कुछ एक्शन हुआ, मतलब ये क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ। प्रिंट a प्लस 3, अब आपने कुछ को प्रिंट करने का फंक्शन लिख दिया, तो यहाँ पर भी कुछ एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 लाइंस ऑफ कोड लिखी थी, ये पूरे के पूरे क्या थे, ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ये स्टेटमेंट थे, पर एक मिनट, एक्सप्रेशन क्या है इसमें से, तो एक्सप्रेशन ये है, कोई ऑड कलर लेना पड़ेगा ताकि वो विजिबल हो, प्लीज वेट। हाँ, ये अब जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ दूसरे कलर से, ये क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं। अब आप दोनों कलर से समझ सकते हो, स्टेटमेंट क्या है, जो पूरा ग्रीन कलर्ड है वो पूरा स्टेटमेंट है, मीन्स एन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको दिख रहा होगा तो जो एक्सप्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट का ही पार्ट है, पर वो एक्सप्रेशन अलग क्यों है, क्योंकि वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट जहाँ पर कुछ एक्शन टेक प्लेस करता है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू 15, ए की वैल्यू को 15 कर दो, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ, बिकॉज सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस। बी इज इक्वल्स टू a माइनस 10, बी की वैल्यू में ए की वैल्यू से 10 माइनस कर दो, 15 माइनस 10, बी की वैल्यू को 5 कर दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, while an expression is evaluated a statement is executed, that is some action takes place, है ना। एक्सप्रेशन के साथ क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ इवेल्युएशन हो रहा था, b+5, अब b+5, b की वैल्यू 10 है, तो 10 + 5 आंसर आया 15, मतलब आपने क्या किया, कुछ इवेल्युएशन किया, इवेल्युएट किया। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, जनरली वैल्यूज इवेल्युएट होती हैं, और सेंटेंस में क्या होता है, मैंने इस b+5 की वैल्यू को c में रख दिया, c इज इक्वल्स टू b+5, तो क्या हुआ, पहले b+5 इवेल्युएट हुआ, इवेल्युएट होकर वैल्यू आई 10 + 5 15, अब ये 15 की वैल्यू किस में स्टोर कर दी, c में। तो यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ कि c की वैल्यू को b+5 कर दो, तो यहाँ पर कुछ एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट होगा। इसलिए इन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, और स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
अब आगे एक और लाइन लिखिए, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू, इट मे और मे नॉट यील्ड अ वैल्यू। मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट से हमेशा वैल्यू ही आए, है ना, हो सकता है वैल्यू आए, पर ऐसा भी हो सकता है वैल्यू नहीं भी आए। इट डजेंट मैटर कि हमेशा वहाँ पर वैल्यू ही आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये लिखा है प्रिंट हेलो, अब क्या वैल्यू आई, कोई वैल्यू आई क्या, नहीं आई। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक्शन टू टेक प्लेस कर रहा है, प्रिंट करना है क्या, हेलो, सो दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस, सीधी सी बात, पर वैल्यू नहीं आई, सो दैट ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। आगे बढ़ता है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने स्टेटमेंट के कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 15 एक स्टेटमेंट है, b इज इक्वल्स टू a माइनस 10 एक स्टेटमेंट है, a प्लस प्रिंट a प्लस 3 एक स्टेटमेंट है, if b इज लेस देन 5 ये एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमको बता दिए। चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड कंपोनेंट दैट इज़ कमेंट्स। कमेंट्स मतलब क्या, हमने HTML भी देखा था, और नहीं HTML ही देखा है हमने थोड़ा बहुत, HTML में भी कमेंट्स लिखे जाते हैं। और मैं अगर ऐसा बोलूँ, कमेंट्स जो होते हैं वो एक ऐसा मेजर पार्ट है जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज का रीड नहीं करता। इसको क्या करते हैं वो लोग, इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स जनरली क्या करते हैं, कमेंट्स को स्किप कर देते हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिखी गई है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और मुझे मैंने उस समय पे लॉजिक लगा के कोडिंग कर दी। अब मुझे वो याद रखना है कि मैंने क्या लॉजिक लगाया, तो मैं उस पर्टिकुलर लाइन के आगे उसको मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज दिस 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 दिस, ऐसा करके मैं कुछ भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा अगर। अब मुझे याद रखना, अभी तो याद है भैया, 10 दिन बाद अगर मैं सेम सोर्स कोड को ओपन करूँगा, सेम प्रोग्रामिंग को ओपन करूँगा, कोडिंग को ओपन करूँगा, वो वेबसाइट में देख रहा हूँ कि मैंने ऐसा लिखा था, पर मुझे लॉजिक नहीं याद आ रहा कि मैंने क्यों लिखा था। तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट पे उस चीज़ को याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, उस लाइन के आगे कमेंट्स लिख सकते हो। कमेंट्स को पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा, इट विल इग्नोर द कमेंट। कमेंट्स जो होते हैं वो यूज़र मतलब हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स को लिखा जाता है। मुझे अगर कोई चीज़ समझना है तो मैं उस चीज़ को समझने के लिए उसको कमेंट के तौर पर लिख दूंगा। पाइथन इंटरप्रेटर का कोई रोल नहीं होता कमेंट्स के लिए। पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को रीड बिल्कुल भी नहीं करता, ये उनको स्किप कर देता है। चलो ये तो हो गया कि वो स्किप कर देता है, पर पाइथन को पता कैसे चलता है कि ये कमेंट है और ये कोड है ना। तो कुछ तो होगा जिससे पाइथन को पता चल रहा है कि ये कमेंट है, इसको मुझे नहीं पढ़ना है, इसको मुझे स्किप करना है, इसको मुझे इग्नोर करना है। ये यूज़र ने अपनी समझदारी के लिए लिखा है, यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखा हुआ है। हमारा खुद के लिए कुछ रीडेबल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी एडिशनल, तो उसके लिए उसने लिखा है। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो पाइथन को अगर पहचानना हो कि ये कोड है या कमेंट है, तो वो चेक करेगा ये साइन। अगर किसी लाइन के आगे ये साइन लगा हुआ है, मतलब वो क्या है, वो एक कमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर अगर हम किसी भी लाइन के आगे या किसी भी कोड को लिखने से पहले ये सिंबल लगा दें, तो उससे क्या होगा, वो पाइथन इंटरप्रेटर उस कोड को इग्नोर कर देगा, उस लाइन को रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन को ऐसा लगेगा कि ये यूज़र ने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद की यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रखा है और ये मेरे लिए काम का नहीं है। तो वो सीधे नेक्स्ट लाइन पर स्विच कर जाता है, उस लाइन को रीड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब हम एक बार मूव करते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में, इस कोड में कितने कमेंट्स लिखे हुए हैं।
तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जिन लाइंस के शुरू में हैश का साइन लगा हुआ है वो होंगे हमारे कमेंट्स। तो यहाँ पर आप बताओ कितनी जगह पर हैश का साइन लगा हुआ है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 जगहों पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है, 1 मिनट मैं और चेक करता हूँ, और एक और जगह पर लगा हुआ है, ये टोटल 5 जगहों पर लगा हुआ है। 5 जगह पर हैश का साइन लगा हुआ है, मतलब यूज़र ने अपनी समझदारी के लिए कुछ लिखा हुआ है। चलो हम थोड़ा सा रीड करके देखते हैं ताकि हमको समझ में आए। तो देखो यूज़र ने क्या किया, प्रोग्राम जहाँ पर चालू हो रहा था उधर ही क्या लिख दिया, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फंक्शन फॉलोज। तो ये उसने यूज़र ने अपनी समझदारी के लिए लिखा। पाइथन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। पाइथन इस लाइन पे आएगा, हैश का सिंबल देखेगा, एंटर कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, वहाँ पे फिर हैश का सिंबल देखेगा, उसके काम का नहीं है, यूज़र ने अपनी समझदारी के लिए लिखा है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब उसको हैश का साइन नहीं दिखा, नाउ इट विल रीड इट, है ना, तो वो इंटरप्रेटर अब समझेगा। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज, यहाँ पर ये एक कमेंट है। उसके बाद जब कभी आप किसी कोड को लिख दिया आपने, ठीक है, और कोड को लिख देने के बाद उसके सामने अगर आप कुछ कमेंट लिख देते हो तो इस तरीके के कमेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है। इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है इन लाइन कमेंट्स। ये आप ध्यान रखना, इन लाइन कमेंट्स मतलब वो कमेंट्स होते हैं जहाँ पर वो शुरू से ही चालू नहीं हो जाते, कुछ कोड लिख दिया और कुछ कोड के बाद अगर आपने कोई चीज़ लिखी है जो कि कमेंट है तो उसको आप इन लाइन कमेंट बोलोगे। तो यहाँ पर इन लाइन कमेंट 2 हैं, देखो ये कोड है और ये कोड के ठीक आगे इन्होंने स्पेस देकर हैश लगाकर ये कमेंट लिख दिया है, तो ये इन लाइन कमेंट की कैटेगरी में आएगा। ऑलराइट, हम देखते हैं और इन्होंने क्या दिया हुआ है। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल तरीके से दिया हुआ है, इधर से हम रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इन द अबव कोड यू कैन सी 4 कमेंट्स। ऊपर का जो कोड जब भी हमने देखा उसमें कितने कमेंट्स हैं? 4 कमेंट्स हैं, ठीक है। द फिजिकल लाइन्स बिगिनिंग विद द हैश आर कॉल्ड फुल लाइन कमेंट्स। शुरू से ही जहाँ पर हैश लग गया वो फुल लाइन कमेंट्स, और जो बीच में कुछ कोड लिखने के बाद लिखे गए वो क्या? इन लाइन कमेंट्स। तो 2 होते हैं, एक होता है फुल लाइन कमेंट्स, एक होता है इन लाइन कमेंट्स। फुल लाइन कमेंट्स मतलब लाइन ही हैश से स्टार्ट हुई है, शुरू से ही कमेंट लिखा हुआ है। और इन लाइन कमेंट मतलब क्या? यू आर राइटिंग सम कोड एंड देन आफ्टर राइटिंग दैट पर्टिकुलर कोड यू आर देन डिफाइनिंग समथिंग फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग बाय इंक्लूडिंग अ हैश सिंबल, सो दैट विल बी एन इन लाइन कमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो, अब देखो इन्होंने यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कमेंट्स लिखने होते हैं, ये देखो ये जो कमेंट लिखा हुआ है ये 2 लाइन का कमेंट है। ये सिंगल लाइन कमेंट है क्या? नहीं है, ये 2 लाइन का कमेंट है। या तो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है जिसको हैश के सिंबल से लगा सकते हैं, और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है जिसको मल्टीपल हैशेस का यूज़ करके लगा सकते हैं। हैश लगा दिया, पहली लाइन लिख दी, ये मेरी एक लाइन, फिर हैश लगा दिया, दूसरी लाइन लिख दी, ये मेरी दूसरी लाइन, तो ये क्या हो गया? ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं ऐसा। पर अगर मल्टी लाइन कमेंट आपको लिखना है तो ये तो एक तरीका है ही आपके पास, हर लाइन के शुरुआत में हैश 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 लगा दो और जितने कमेंट्स लिखना है वो लिखते जाओ। पाइथन इन सारी लाइंस को रीड नहीं करेगा, ये सारे के सारे मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। पर बार बार हैश लगाने से अच्छा एक और ऑप्शन है, एक और तरीका है कोड्स को लिखने का। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब एक लाइन से ज़्यादा लाइंस के कोड्स कमेंट्स को लिखने के 2 तरीके। पहला तरीका, हर लाइन के शुरुआत में क्या लगा दो? हैश। सबसे सिंपल, हैश लिखो, समझने के लिए कुछ लिखो, एंटर दबाओ, हैश लिखो, समझने के लिए कुछ लिखो, एंटर दबाओ, हैश लिखो, समझने के लिए कुछ लिखो, एंटर दबाओ, एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा? ये मल्टी लाइन कमेंट होगा। पर बार बार हैश लगा रहे हो, उससे बचना है अगर आपको, सो देयर इज़ अनदर वे आउट जिसका यूज़ करके आप मल्टी लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिख सकते हो। वो क्या? तो वो है ट्रिपल कोट। या तो ऐसे करके स्टार्ट करो और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, और आखिरी में अल्टीमेटली इसको क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो नीचे वाली लाइन पर आकर इस तरीके से 3 कोट्स लगा दो। या तो ऐसा कर दो, तो ये भी मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगा, इसमें आपको बार बार हैश नहीं लगाना है।
दूसरा तरीका, ये एक इन्वर्टेड कॉमा, ये दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, ये तीसरा इन्वर्टेड कॉमा, और आखिरी में ये मैंने कोड्स लिख दिए, फिर ये मेरा पहला इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तीसरा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये भी क्या होगा, ये भी एक मल्टी लाइन कमेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। अब ये जो तरीका है ना आपका, जब आप कभी किसी चीज़ को ये ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हो, याद रखना एक नई चीज़ पता चल रही है जो कि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ अगर ट्रिपल कोट के अंदर लिखी गई है तो उसको बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। कमेंट्स एनक्लोज्ड इन ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल अपोस्ट्रोफी आर कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग्स। तो ये टर्म पता होना चाहिए, डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है। डॉक स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा कमेंट जो कि हमने ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल अपोस्ट्रोफी में लिखा है, उसको हम डॉक स्ट्रिंग्स बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस, जो कि हमारा चौथा कंपोनेंट है, और पांचवा है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर ऑलरेडी with 30 minutes of our lecture, so let us finish our class here itself. I will be sharing you the PDF of this topic which we have covered in today's class. I hope you will be going through that PDF again once you are done with this class, और थोड़ा सा समझ के देखना कि जो हमने आज पढ़ा है क्या वो हमको क्लियर है। और अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो। श्योरली आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग यू एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस PDF को डाउनलोड करने का, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।